हेलो बच्चों, जैसा हम सब जो सीरीज 12th वाली जा रही थी, हम सब रिएक्शंस को देख रहे थे। उसमें क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, इन रिएक्शंस को हम सोमवार और मंगलवार को उनका वीडियोस आपको जाएगा। आज हम आपके लिए लाए हैं जो बोर्ड में 5 क्वेश्चन MCQs के आते हैं। शुरुआती वाले जो 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय होते हैं, वो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं। उनको करने के लिए आज मैं आपको 60 क्वेश्चन का एक वीडियोस दे रहा हूँ। इन 60 क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा, जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो भी ध्यान से समझिएगा। तो आपको जब बोर्ड एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे तो जो आपको क्वेश्चंस मिलेगा, आप इन्हीं 60 में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन वहाँ पे 5 मिलने वाले हैं। तो इन जो आपको ये जो 60 क्वेश्चंस हैं, इनको खूब ध्यान से और एक्सप्लेनेशन के साथ देखिए, आपको अच्छा लगेगा। आप और लोगों को भी शेयर कीजिए, वीडियो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आज आपका डिस्कशन करेंगे। जो बार बार MCQ क्वेश्चंस 5 आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, किस चैप्टर को ज़्यादा फोकस देना है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, इन सब क्वेश्चंस के लिए आज आपको 60 क्वेश्चन का एक महामैराथन वीडियोज़ मिलने वाला है। शुरू कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ट्रांस यूरेनियम। ध्यान से देखो, तो लिखा होगा ट्रांस यूरेनियम। ट्रांस यूरेनियम, ये हमारा है पहला क्वेश्चन। ट्रांस यूरेनियम तत्व के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। देखो, ये क्वेश्चन ये पूछा है कि ट्रांस यूरेनियम तत्व के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो ध्यान देना बेटा, ट्रांस यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं? ट्रांस यूरेनियम तत्व उन तत्वों को कहते हैं जो बेटा मानव द्वारा बनाए गए हैं। ये ध्यान देना, ऐसे तत्व जो मानव द्वारा बनाए गए हैं उनको बेटा बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम तत्व। अब ट्रांस यूरेनियम तत्व जो होते हैं वो परमाणु क्रमांक बेटा 92 के आगे के जो तत्व हैं उनको ट्रांस यूरेनियम तत्व कहा जाता है, चूँकि वो मानव द्वारा बनाए गए हैं। तो आपको ये ऑप्शन बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो ध्यान देना, पहला क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक 92 से ज़्यादा, ये तो सही है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा थोरियम। अब इसको ध्यान से समझना, उसका उदाहरण थोरियम है, इसको ध्यान से देखना बेटा। थोरियम जो होता है, जिसका सिंबल होता है बेटा TH, इसका एटॉमिक नंबर होता है 90। तो 90 चूँकि परमाणु क्रमांक 90 से कम का है, इसलिए ये ट्रांस यूरेनियम तत्व नहीं है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में कौन सा तत्व या कौन ट्रांस यूरेनियम तत्व के संबंध में कौन सा कथन गलत है, उसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी नंबर, थोरियम। थोरियम ऐसे ट्रांस यूरेनियम तत्व नहीं है, मतलब इसका परमाणु क्रमांक होता है 90। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए रहा। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, निम्न में कौन सा एल्कोहल पॉलीहाइड्रिक नहीं है। ये ध्यान देना, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल उन्हें कहते हैं जिनमें OH समूहों की संख्या 1 से अधिक होती है। 1 या 2 से अधिक होती है, उनको पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, इसमें OH की कुल संख्या कितनी होती है? 2। एथिलीन ग्लाइकॉल, इसमें भी बेटा 2 होती है। फिर दूसरा नेक्स्ट है गा नंबर, आपका ऑप्शन जो दिख रहा है, गा नंबर आपका ऑप्शन है साइक्लोहेक्सेनॉल। इसको ध्यान से देखना, साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल में जब साइक्लोहेक्सेनॉल का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, साइक्लोहेक्सेनॉल क्या होगा? साइक्लोहेक्सेनॉल, ध्यान से इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। ये हो गई हमारी साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पे कहीं पे लगा है और OH। तो ध्यान से देखो, इसमें एक OH समूह है। फिर दूसरा है बेंजीन 1,2 डाइऑन, तो इसमें तो 2 OH समूह हो जाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में कौन सा अल्कोहल पॉलीहाइड्रिक नहीं है। पॉलीहाइड्रिक जिसमें मतलब 2 या 2 से अधिक OH नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? C नंबर। राइट ऑप्शन आपका C नंबर जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये आ रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। निम्न में कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। पहला ऑप्शन आपको दिया है हिमांक अवनमन, ये तो सही है। दूसरा है क्वथनांक उन्नयन, ये भी सही है। तीसरा है प्रकाशीय क्रियाशीलता और चौथा है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रकाशीय क्रियाशीलता। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा होगा विलेन वाले चैप्टर में। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी हैं चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, फिर है क्वथनांक उन्नयन, फिर है हिमांक अवनमन और फिर है परासरण दाब। तो इन चारों के अलावा आपको यदि कोई मिल रहा है तो अणुसंख्यक गुण नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में कौन सा सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कर सकता है। अब ये ध्यान देना, एक अच्छा क्वेश्चन, ये आपको डी ब्लॉक से मिला है। कहा है कि निम्न में कौन सा तत्व मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है। तो बेटा स्कैंडियम मैक्सिमम +3 शो कर सकता है। आयरन मैक्सिमम बेटा अगर जो शो भी करने लगे तो +6 शो कर सकता है। जिंक मैक्सिमम बेटा +2 शो कर सकता है। और Mn मैक्सिमम +7 शो कर सकता है। ठीक, चूंकि Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 4s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4s2 3d5, 4s2 3d5। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा कौन सा बनेगा, डी नंबर Mn मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन द्वितीयक सेल है। अब द्वितीयक सेल को ध्यान से देखना, लेक्लांसे सेल, लेड स्टोरेज बैटरी सेल, सांद्रण सेल, इनमें से सभी। सांद्रण सेल तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इनमें चौथा ऑप्शन में से सही। लेक्लांसे सेल बेटा प्राथमिक होता है, तो लेड स्टोरेज बैटरी ये हमारा द्वितीयक सेल होता है, इसका उदाहरण है लेड स्टोरेज बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शुद्ध जल की मोलरता होती है। ये अच्छा क्वेश्चन है। शुद्ध जल की मोलरता जब आप निकालोगे और यदि उसका घनत्व 1 किलोग्राम पर ml है, जल का यदि घनत्व 1 किलोग्राम पर ml है, तो उसका राइट आंसर जल की मोलरता कितनी आती है 55.5। आप इसके क्वेश्चंस को, ये कई बार MCQs में आया है, इसको ध्यान दीजिएगा, कई बार बहुविकल्पीय में आया है। वैसे अगर जो आपसे दिया है शुद्ध जल की मोलरता तो आप ऑप्शन लगाएंगे 55.5। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि कौन सा इसमें से जो आपको दिया है सांद्रता के पद जो आपको दिए हैं, बोला है किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान देना, सांद्रता के जो पद को हम सब देखें तो उनको बेटा हम 2 टाइप में बांट सकते हैं। एक तो बेटा हम बांट सकते हैं कि मास रिलेटेड, एक हो सकता है मास रिलेटेड और एक हो सकता है बेटा आयतन रिलेटेड, मतलब आयतन से संबंधित और भार से संबंधित। तो जितने भी बेटा भार से संबंधित होते हैं, विशेष ध्यान देना, उन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ताप से मतलब भार संबंधित कौन कौन से होते हैं, जैसे पहला आपका होता है W/W, यदि आपको ये दिखेगा तो ये भी बेटा ताप पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा आप ध्यान से देखते होंगे मोललता, ये भी बेटा इसमें विलायक का किलोग्राम लेते हैं तो ये भी बेटा ताप पे निर्भर नहीं करता। तीसरा आपका है भैया मोल प्रभाज, ये भी भैया हमारा ताप पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमारा राइट आंसर इसमें आपको दिख गया होगा, निम्न में ताप पर प्रभाव नहीं पड़ता है। कौन सा ऑप्शन हमारा दिख रहा है, मोललता एवं मोल प्रभाज। ये दोनों ऐसे हैं जो ताप पर निर्भर नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये भार रिलेटेड होते हैं, भार पे डिपेंड करते हैं, ये आयतन पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब फिनॉल ब्रोमीन जल के साथ अपक्रिया करता है तो परिणाम क्या होता है। ये ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। फिनॉल का रिएक्शन आपने ध्यान से देखा होगा बेंजीन के साथ, तो जब फिनॉल बेटा बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है तो जनरली आर्थोब्रोमोफिनॉल पैराब्रोमोफिनॉल बनाता है। बट जब ये क्वेश्चन में आए कि क्या मतलब उसका जो अवक्षेप बनाता है, तो अवक्षेप बनाने के लिए बेटा फिनॉल का जब हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, ये हमारा फिनॉल हुआ, जब हम फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं,
ठीक है, रुकिए एक मिनट बेटा। जब हम फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं, ये हमारा फिनॉल हुआ। फिनॉल का जब हम रिएक्शन कराते हैं 3 मोल ऑफ ब्रोमीन से या पोलर ब्लैक में जब इनसे रिएक्शन कराते हैं तो हमारा हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 2,4,6। ध्यान देना, 2,4, यहाँ पे भी आर लग जाता है 2 पे, और फिर लग जाता है बेटा 4 पे, और फिर लग जाता है बेटा 6 पे। तो हमारा बनता है 2,4,6 टराई ब्रोमोफिनॉल। और इसका जो अवक्षेप होता है वो बेटा सफ़ेद कलर का होता है। ठीक, इस रिएक्शन का यूज हम फिनॉल के डिटेक्शन में भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सफ़ेद अवक्षेप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, प्रथम कोट अपक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है। ये तो आपसे केवल डायरेक्टली इक्वेशन से पूछ लिया। प्रथम कोट अपक्रिया के लिए आप ध्यान से देख के जाएंगे। पर टी हाफ का मतलब होता है अर्धायु काल। मतलब कोई भी अपक्रिया जब 50% पूर्ण कर लेती है तो उसको बोलते हैं अर्धायु काल। तो जब प्रथम कोट अपक्रिया की बात करते हैं तो प्रथम कोट अपक्रिया का अर्धायु काल होता है 0.693/K। ये रिलेशन आप याद करके जाना, 0.693/K। तो इसका राइट आंसर आपको दिख रहा होगा बी नंबर 0.693/K। ये इसका राइट आंसर होगा। यदि अभी यहीं पे प्रथम कोट अपक्रिया के बजाय यदि आपसे शून्य कोट अपक्रिया का पूछ लेता तो बेटा उसका होता है A0/2K। तो उसको भी ध्यान देना, वो सब व्यंजक से आते हैं तो उसको भी ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जल में H2+Cl2 गिव्स आउट टू HCl अभिक्रिया की कोट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यदि आपको ये रिएक्शन दिख रही है या H2+I2 गिव्स आउट टू HI दिख रहा है, या आपको इसी रिएक्शन का डिसोसिएशन दिख रहा है, मतलब मान लो दिख रहा है 2HCl और तीर के ऊपर HNU लिख दे रहा है और वो टूट रहा है H2+Cl2 में। ये जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जब भी आपसे ऐसे रिएक्शंस आएंगी तो ध्यान देना ये सब रिएक्शन बेटा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। और जितनी भी रिएक्शन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं वो सब रिएक्शंस शून्य कोट की होती हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, तो ये हमारी शून्य कोट की अपक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निकेल का NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था होती है। अब ये ध्यान देना, ये जो CO4 है ये बेटा कार्बोनिल है। क्या है, कार्बोनिल लिगेंड है। ये हमारा कार्बोनिल लिगेंड है और इसका ऑक्सीडेशन बेटा 0 होता है। इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। तो इसके ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं, तो जब इसका निकालने लगेंगे तो निकेल का भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 0। तो हमारा राइट आंसर क्या दिखेगा, बी नंबर। राइट आंसर हमारा रहेगा बी नंबर। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा 0। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल भी इनको देखना मत मिस। लास्ट तक देखिए, पूरे सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे और इनकी यदि आप तैयारी करके जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। एक भी आप MCQs गलत नहीं करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। अब ध्यान देना, ये वर्ड समझना, हिमांक का अवनमन पूछ लिया। यदि हिमांक पूछता तो बेटा हम उसके मतलब हिमांक पूछे, क्वथनांक पूछे, इन सब के लिए आपको एक फैक्टर देखना रहता है, आई होता है वांट ऑफ फैक्टर। अब हिमांक अवनमन पूछा है तो हिमांक अवनमन बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। आई का मान बढ़ेगा तो हिमांक अवनमन बढ़ेगा, ये ध्यान देना। तो K2SO4 जब टूटता है तो टूटता है 2K+ में और प्लस SO4 2- में। तो इसके लिए जब हम देखें तो आई का मान आएगा बेटा 3। NaCl टूटेगा Na+ में Cl- में, तो इसके लिए आई का मान आएगा 2। यूरिया ध्यान से देखना अवाष्पशील है तो इसके लिए आई का मान आएगा 1। और ग्लूकोज भी अवाष्पशील है तो इसके लिए भी आई का मान आएगा 1। तो बी और सी और डी नंबर तो ऑप्शन वैसे कट गए चूँकि ये अवाष्पशील है। हमारा पहला ऑप्शन दिख रहा होगा K2SO4, दूसरा दिख रहा होगा NaCl। K2SO4 के लिए आई का मान कितना आया है, 3, और NaCl के लिए आई का मान कितना आया है, 2। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 3, मतलब K2SO4। मतलब निम्न में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा, K2SO4 के लिए। क्यों होगा, क्योंकि इसके लिए आई का मान अधिकतम होगा। यदि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप उसके लिए बेटा आई देखो, आई क्या होता है, कैसे निकालते हैं, समझ में आया। वो कितने में टूट रहा है वही उसका आई होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन आया है, बढ़िया क्वेश्चन बना है,
K4FeCN6 में Fe पर संकरण है, ये ध्यान देना। Fe में आपसे संकरण पूछा है, तो पहले तो आप काम करेंगे कि K4FeCN6 में आप Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो K4FeCN6 में यदि हम ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा भैया +2। अब दूसरा चीज़ देखते हैं CN कैसा है। तो CN बेटा आपको दिख रहा होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग करा देगा, और पेयरिंग करा देगा और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी बनाया है। देखो 6 CN को जोड़ा है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, पेयरिंग कराने वाला लिगेंड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 टाइप का संकरण बनता है, आपको पता होगा, या तो बनता है sp3d2 और या तो बनता है d2sp3। जब वीक फील्ड लिगेंड होता है तब बनता है sp3d2, और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो बनता है d2sp3। तो चूंकि CN माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहाँ पे रखा है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, d2sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्रिया A+2B गिव्स आउट C के लिए वेग R बराबर A कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2 द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अब क्रिया की कोट होगी। ध्यान देना, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझो। आपसे क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपसे बोला है कि निम्न में कौन R बराबर ये आपको दिया है, A की पावर 1 दिया है, B की पावर 2 दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसका अभिक्रिया की कोट कितनी होगी। तो अभिक्रिया की कोट जो n बराबर होता है वो होता है भैया x+y, ठीक है। जो उसके पावर में नंबर्स लिखे हैं उन्हीं को ऐड कर लेना है। तो A की पावर में 1 दिख रहा होगा, नहीं लिखा होगा तो आप कंसीडर कर लेंगे। तो x की वैल्यू 1 दिख रही होगी, y की वैल्यू आपको भैया B की पावर कितना दिख रहा है, 2, तो n बराबर कितना आएगा, 3। तो इस अभिक्रिया का कोट कितना होगा, 3। तो हमारा राइट आंसर क्या है, 3। ये कई बार एग्जाम में आया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं, फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम संबंधित है। फैराडे का विद्युत अपघटन द्वितीय नियम संबंधित है। तो बेटा प्रथम नियम और द्वितीय नियम जो भी फैराडे का नियम है वो स्पेशली आया है विद्युत अपघटन में। जब हम प्रोडक्ट जो निकालते हैं उस प्रोडक्ट में कितना कैथोड पर गया, कितना एनोड पर गया, मतलब पदार्थ की जो विद्युत अपघटन कराने पे जो पदार्थ प्राप्त हो रहा है उसके जो मात्रा से हम उसके मात्रा कितना हमको प्राप्त हुआ, हमको उससे मतलब होता है। तो धनायन की परमाणु संख्या से ये आपका ऑप्शन गलत दिख रहा होगा, ऋणायन की परमाणु संख्या से ये भी ऑप्शन गलत होगा, धनायन के वंक से ये भी ऑप्शन गलत है। तो कौन सा आंसर इसका सही है, विद्युत के समतुल्य भार से, ये आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि जो फैराडे का द्वितीय नियम है वो आपने देखा होगा, क्या है बेटा, W1/W2 = E1/E2, ठीक है। तो ये ध्यान देना। फिर क्वेश्चन पूछा है, निम्न में कौन सी प्रथम कोट अपक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और इसके क्वेश्चंस आने हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं, इनको आप ध्यान से देखिएगा, बिना इनको देखे मत जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे जब क्रिया के कोट का, किसी भी अभिक्रिया के कोट का यदि आपसे पूछ रहा है इकाई, तो आप उसके लिए आप एक फार्मूला आज ही तैयार कर लेना, ये रामबाण का काम करेगा। कोई भी अपक्रिया की कोट होगी उसके वेग स्थिरांक के का जो मात्रक होगा वो होगा मोल अपॉन लीटर की पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स क्या होगा, के बराबर मोल अपॉन लीटर की पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स, मोल अपॉन लीटर की पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। अब ध्यान दें, प्रथम कोट अपक्रिया पूछा तो n का मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1, n का मान 1 हो जाएगा तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। जब किसी की पावर 0 होगी तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, सेकंड इनवर्स। तो इनमें से आपको क्या दिख रहा होगा, सेकंड इनवर्स, जिसमें दिख रहा होगा ये टाइम इनवर्स, मतलब सेकंड इनवर्स, टाइम इनवर्स, मतलब जिसमें दिया होगा उसकी आप इनवर्स देखना, मिनट इनवर्स या सेकंड इनवर्स जिसमें वो दिया हो। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, टाइम इनवर्स। ये जो फार्मूला है के बराबर मोल अपॉन लीटर की पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स, इससे आप चाहे जिस ऑर्डर का रिएक्शन पूछे आप n की वैल्यू पुट करते जाएंगे और आपको मात्रक मिलता हो जाएगा, उसकी इकाई आप आराम से निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, ए से बी का परिवर्तन द्वितीय कोट की अपक्रिया का है। बहुत ध्यान से समझना। कह रहा है कि एक कोई अपक्रिया है जिसमें ए से बी बन रहा है, ये द्वितीय कोट का उसने डिसाइड कर दिया। यदि ए का सांद्रण 2 गुना कर दिया जाए तो अपक्रिया की दर में कितना गुना बढ़ोतरी होगी। ये बहुत आसान क्वेश्चन, ध्यान देना। पहले बोल दिया है कि अपक्रिया ए से बी है, एक अपक्रिया है ए से बी, ठीक। इसका आपसे बोला है कि ये द्वितीय कोट की है, मतलब इसका आर ओ आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की पावर 2 पर, चूँकि अपकारक की सांद्रता पर डिपेंड ही कर रहा है, चूँकि बी आपको दिया नहीं उत्पाद। अब कह रहे हैं ए को 2 गुना कर दिया जाए, तो समझो पहले यहाँ पे समझो, इसका रीजन समझो। जब एक गुना तो अपक्रिया की दर 2 गुना, और जब कह रहा है ए को 2 गुना कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 4 गुना। यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आप ध्यान से देख के जाइएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये आपको दूसरे के का खा में भी मिल सकता है ये वाला क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संक्रमण तत्व यक्स का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 है, तो उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। उस तत्व का कोई तत्व यक्स है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, +3 होगा, इसका मतलब समझो पहली बात 3d4 ये भी दिया कि उसका ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4, मतलब ये भी कंफर्म दे दिया कि वो डी ब्लॉक का ही तत्व है। अब डी ब्लॉक के तत्व की खास बात जानते हो क्या होता है कि पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये यस से निकलता है, तो कंफर्म उसके पास 4s2 रहा होगा और 3d कुछ रहा होगा, हमको इससे मतलब नहीं है। +3 ऑक्सीडेशन लाने के लिए 2 निकाला होगा उसने एस से और 1 निकाला होगा उसने डी से, तो डी में कितना बचा होगा, 4। ये आपको दिया एग्जाम में। मतलब ओवरऑल उसका जो बना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले जो बना होगा वो क्या बना होगा, 4s2 3d5। अब 4s2 3d5 ध्यान से देखो, 18 आर्गन 4s2 3d5 किसका होगा, जिसका एटॉमिक नंबर 25 होगा। भाई 18 2 20 5 25, तो वो तत्व यक्स कौन सा होगा, एटॉमिक नंबर 25 वाला, जो +3 में 3d4 पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों के द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो सकते हैं। ये ध्यान देना, संक्रमण तत्व में जो भी एलिमेंट्स हैं टोटल 40, उनमें से बेटा +8 ऑक्सीडेशन नंबर, वैसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कोई भी पूरे आवर्त सारणी में 2 लोग शो करते हैं, एक आरयू है और एक ओएस है, ओस्मियम और रुहेनियम में 2 एलिमेंट हैं जो +8 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, दोनों संक्रमण तत्व के अधीन आते हैं। तो ध्यान से देख के जाइएगा, ये पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा है। एग्जाम में ये एक बार अगली बार सीयूईटी में भी आया था, तो सीयूईटी का भी एक क्वेश्चन आप उसको तैयार करके जाइएगा। आरयू और ओएस पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर +8 शो करते हैं, और कोई भी तत्व +8 ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता। नेक्स्ट है, निम्न में किसका ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक स्थिर है। +2 में कौन सबसे अधिक है, तो एसएन बेटा +2 भी बनाता है, +4 भी बनाता है, Fe बेटा +2 बनाता है, +3 भी बनाता है, Pb बेटा +2 भी बनाता है, +4 भी बनाता है, Ag बेटा +1 भी बनाता है और +2 भी बनाता है, और +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, Ag सिल्वर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा लिगेंड चीलेट है, चीलेट बनाता है। चीलेट मतलब होता है ऐसे लिगेंड जो बेटा सेंट्रल मेटल आइटम के साथ जुड़ के रिंग बना लेते हैं, ऐसे लिगेंड को बोलते हैं चीलेट लिगेंड, कीलेट भी लिख के आता है। और यह प्रक्रिया जो होती है उसको बोलते हैं कीलेटीकरण या कीलेशन। तो इसमें बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट, मतलब जिनके कई टाइप बॉन्ड बनाने के होते हैं, कई मुंह होते हैं, उनको हम चीलेट लिगेंड कहते हैं, क्योंकि वो जब सेंट्रल मेटल आइटम के साथ जाते हैं तो रिंग बना लेते हैं। तो ऑक्जिलेट ध्यान से देखना, तो बाइडेंटेट है, एसीटेट मोनोडेंटेट है, हो नहीं सकता, साइनेट मोनोडेंटेट है, नहीं हो सकता, अमोनिया मोनोडेंटेट है, नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑक्जिलेट। इसमें एक और भी लिगेंड है, ईएन है, एथिलीन डायमीन है, ईडीटीए है, एथिलीन डाइम टेट्राएसीटेटो है, ऐसे बहुत से लिगेंड हैं। बस वही लिगेंड चीलेट लिगेंड होंगे या चिलेशन कराएंगे जो रिंग बनाएंगे, और रिंग कौन बनाएंगे, जो बाइडेंटेट होंगे या ट्राइडेंटेट होंगे या टेट्राडेंटेट होंगे। ठीक। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है या किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। तो उसका राइट आंसर सबको पता होगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसहसंयोजन
यौगिकों के वर्नर सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक संयोजकता आयनन योग होती है, द्वितीयक संयोजकता आयनन योग होती है, प्रथम व द्वितीयक संयोजकता आयनन योग होती है, केवल प्राथमिक संयोजकता आयनन योग नहीं होती है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, तो जो ओवरऑल वर्नर का सिद्धांत था वो संयोजकता के लिए था। तो इसमें जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो बेटा उसके लिगेंड के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब उसके सेंट्रल मेटल आइटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर उस पर डिपेंड करती है। और जो सेकेंडरी होती है वो बेटा डिपेंड करती है कि मतलब उसमें स्पेक्ट्रल आयंस कितने हैं, तो जो वो आयनीय होती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट है बेटा, निम्न में कौन सा आयन रंगहीन है? निम्न में कौन सा आयन रंगहीन है? रंगहीन और रंगहीन इन दोनों में क्वेश्चन खूब आएगा। तो रंगीन वही आयन होते हैं जिनमें डी संक्रमण होता है। पहली चीज़, डी संक्रमण जब डी में पाया जाता है तब वो रंगीन होते हैं। जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D0 हो या D10 हो, इनमें डी संक्रमण पॉसिबल नहीं होता है। तो जब डी संक्रमण पॉसिबल नहीं होगा, जब उनमें डी संक्रमण पॉसिबल नहीं होगा तो वो रंगहीन होंगे। तो अपने दिमाग में बैठा लेना कि वह आयन जिनमें D0 या D10 हो वो रंगहीन होंगे, ये ध्यान देना, बाकी सब रंगीन होते हैं। अब देखते हैं कॉपर +1 को। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करो तो क्या निकल के आता है, 4s1 3d10। इसमें से +1 लगाना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चला जाएगा तो क्या बनेगा 3d10, और 3d10 बनेगा तो इसमें डी संक्रमण हो नहीं पाएगा, तो यही रंगीन होगा। तो कॉपर +1 क्या होता है, रंगीन। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, K4Fe6 का IUPAC नाम है। ये भी ध्यान देना, IUPAC नाम। ये जो आगे लिखा रहता है ये स्पेक्ट्रल आयन होता है। जब ये आगे लिखा रहेगा तो ये हमारा पॉजिटिव में जाएगा, तो ये पूरा लिगेंड हमारा, ये जो पूरा कोऑर्डिनेशन है निगेटिव हो जाएगा। पहले आप धनायन का नाम लिखेंगे, धनायन में पोटेशियम है तो पोटेशियम होगा। फिर आते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, इसके अंदर पहले नाम आपको लिगेंड का लिखना रहता है। तो कौन है लिगेंड, CN को क्या बोलते हैं, साइनो का है 6, तो हेक्सा साइनो। और Fe जब बेटा निगेटिव कोई सेंट्रल मेटल आइटम हो जाता है, जब उसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर निगेटिव हो जाता है तो उसके पीछे 8 लगाते हैं, तो Fe का क्या बोलेंगे, फेरेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो, पोटेशियम का 4, एक पोटेशियम का +1 होता है, 4 का 4, एक CN का -1, 6 का 6, तो +4 -6 = 2 आने वाला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड। K4Fe6 का IUPAC नाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। एल्काइल हैलाइड मतलब आरएक्स, तो आरएक्स को बेटा आपको किस में लाना है, अल्कोहल में। तो आरएक्स को अल्कोहल में लाने के लिए आप बेटा NaOH या KOH से रिएक्शन कराते थे, ध्यान से याद होगा तो, और OH जाता था यक्स को विस्थापित कर देता था, मतलब ये बेटा विस्थापन अपक्रिया है, तो आपको उसी को आपको लगा के आना है, विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, तो ये सब इजी क्वेश्चन हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आया है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा यौगिक प्रशीतक है? प्रशीतक बेटा जो फिरॉन होते हैं प्रशीतक होते हैं, तो फिरॉन इसमें कौन सा है, जो डाई क्लोरोफ्लोरो ये लिखा है, प्रशीतक का कार्य करता है। तो CF2Cl2 जो फिरॉन होता है ये हमारा प्रशीतक का कार्य करता है। फिर आया है कार्बिल एमीन परीक्षण देने वाली एमीन से। अब कार्बिल एमीन परीक्षण बेटा केवल प्राथमिक एमीन देती है, ठीक है, ये केवल प्राथमिक एमीन परीक्षण देती है। बाकी 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री तीनों में यदि आपसे पूछ लिया तो बेटा आपको उसके लिए हिंसबर्ग रिएजेंट तैयार करो, हिंसबर्ग परीक्षण। यदि 1 डिग्री और 2 डिग्री की बात किया तो बेटा हाफमैन मस्टर्ड आयन, और यदि केवल 1 डिग्री की बात किया तो कार्बल एमीन परीक्षण। बहुत ध्यान से समझ के जाना, वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षण है, केवल 1 डिग्री में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिलीन को सांद्र H2SO4 के साथ 453 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो उत्पाद क्या बनता है? अब एनिलीन में H2SO4 के साथ आप गर्म करोगे तो NH2 ग्रुप उसके साथ लगेगा तो ये सल्फोनिल बना लेगा, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, सल्फोनिलिक एसिड। जब एनिलीन H2SO4 के साथ अपक्रिया करता है तो आर्थो पे SO3 जाके जुड़ता है, सल्फोनिलिक एसिड बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सल्फोनिलिक एसिड। निम्न में किस विधि से मेथिल एमीन बनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बुर्ज अपक्रिया से तो नहीं बनाया जा सकता बेटा, बुर्ज अपक्रिया तो मतलब अब उससे एल्केन बनाते हैं। कॉल्बे अपक्रिया से भी नहीं बनाया सकता क्योंकि इससे तो एल्डिहाइड देखते हैं, ध्यान से देखें, एल्डिहाइड का रासायनिक गुण है। फिल्डर क्राफ्ट अपक्रिया से भी नहीं बनाया सकता।
तो कौन सी रिएक्शन हमारी, हाफमान ब्रोमाइड। फिल्डरक्राफ्ट रिएक्शन से बेटा हम सब नहीं बना सकते क्योंकि इसमें प्रतिस्थापन होगा। तो मेन अच्छा मेथड कौन सा है, हाफमान ब्रोमाइड, और इसका जब नाम आएगा तो ये लिख के आता है हाफमान ब्रोमाइड डिग्रीडेशन, निम्नीकरण जिसको बोलते हैं। इससे हम 1 डिग्री एमीन आराम से बना सकते हैं। निम्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फार्मेलिन के रूप में किया जाता है। फार्मेलिन वेरी इंपॉर्टेंट। फार्मेलिन SHO ये जो मेथनॉल होता है मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, उसका ही जलीय विलयन होता है, उसको फार्मेलिन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा SHO। देख के जाना इसको अच्छे से, ये कई बार आया है, इसको ध्यान से देखिएगा। वह अभिक्रिया जिसमें बेंजाइलडिहाइड को बेंजाइल अल्कोहल में परिवर्तित किया जा सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान देना, इस रिएक्शन को ध्यान से समझिए। इसमें आपको कह रहा है कि कौन सी अभिक्रिया जिसमें बेंजाइलडिहाइड को बेंजाइल अल्कोहल, तो फिटिंग अभिक्रिया से नहीं हो सकता। वो जब से अभिक्रिया से भी नहीं, एल्डोल से तो बेटा अल्फा कमा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनते हैं, अल्फा कमा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कैनजारो अभिक्रिया। तो कैनजारो अभिक्रिया से आप बेंजाइलडिहाइड को बेंजाइल अल्कोहल में परिवर्तित कर सकते हैं। किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया, ये बेटा एस्टरीफिकेशन याद होगा आपको। कार्बोक्सिलिक अम्ल R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इनकी रिएक्शन जब हम कराते हैं किसके साथ, अल्कोहल के साथ, ROH के साथ, तो बेटा अल्कोहल से H निकलता है, इससे OH निकलता है और एस्टर बनता है। तो ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है, एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण। नेक्स्ट देख रहे हैं, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण पर गर्म करने पर, कैल्शियम एसीटेट कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और ध्यान देना एथेनॉल बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, और एथेनॉल ही बनेगा। तो ये ध्यान देख के जाना, दोनों रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में आई भी है, यूपी बोर्ड में कई बार आई है, और रिएक्शन को पूर्ण करने में आया, 7वां के खा में रिएक्शन आई है, जिसको मैं MCQs में लगाया हूँ। ध्यान देख के जाना, अच्छे से समझ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमोइथेन क्रिया करके देते हैं। सोडियम एथॉक्साइड और ध्यान से देखो तो क्या बोला है, सोडियम एथॉक्साइड बोला है और ब्रोमोइथेन बोला है। सोडियम एथॉक्साइड ब्रोमोइथेन, ध्यान से देखो तो एथॉक्साइड और ब्रोमोइथेन, तो ये ध्यान से देखना, तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया हो गई। तो एथॉक्साइड मतलब ये लिखा है CTH5ONA, ब्रोमोइथेन मतलब C2H5Br, तो NaBr बन जाएगा तो बनेगा C2H5O, मतलब क्या बनेगा, डाईएथिल ईथर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डाईएथिल ईथर। और ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, विलियमसन संश्लेषण मेथड, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद करके जाना, विलियमसन संश्लेषण मेथड, ईथर बनाने की विधि होती है। निम्न में कौन किससे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहा जाता है, ये बेटा फिनॉल के जो व्युत्पन्न होते हैं फेनेल सैलिसाइलेट, इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट है, अल्कोहल से सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करने के लिए किस ऑक्सीकरण एजेंट का उपयोग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन में भी हमने बताया था। अम्लीय KMnO4 का यूज जब हम करते हैं तो ये डायरेक्टली 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये 1 डिग्री अल्कोहल को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है किस में बेटा, कार्बोक्सिलिक में। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन, इसका मैं वीडियोज भी आपको दे दिया हूँ, 1 डिग्री अल्कोहल का कन्वर्जन कार्बोक्सिलिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अपकर्मक जो एल्डिहाइड कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। तो टॉलेंस अपकर्मक, ध्यान से देखना, पहला ऑप्शन दिया है टॉलेंस अपकर्मक, ये केवल एल्डिहाइड के साथ करता है, तो ये तो आपका गलत होगा। फेलिंग विलेन, ये भी केवल एल्डिहाइड के साथ करता है। सिप, ये भी केवल एल्डिहाइड के साथ करता है। और नेक्स्ट आपको देखो नीचे दिख रहा होगा गिरग्नार्ड अपकर्मक, गिरग्नार्ड अपकर्मक बेटा दोनों के साथ करता है, एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ। और ध्यान देना, एल्डिहाइड के साथ ये 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है, और कीटोन के साथ ये 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। तो अल्कोहल बनाने का एक मेथड भी बहुत अच्छा है, गिरग्नार्ड की अभिक्रिया एल्डिहाइड या कीटोन से कराओ, तो एल्डिहाइड से कराओगे तो या तो 1 डिग्री मिलेगा तो 2 डिग्री मिलेगा, और कीटोन से कराओगे तो आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एल्किल साइनाइडों के पूर्ण जल अपघटन से उत्पाद बनता है। एल्किल साइनाइड जब इसका कंफर्म पूरा आप जल अपघटन करा दोगे तो एमीन बनेगा। ठीक है, अब जब मतलब आप इनका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो एमीन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों की शर्करा में फ्रक्टोज, ये तो आपको दिखेगा तुरंत, आप देखेंगे इसको, सबसे मीठी शर्करा भी यही होती है फ्रक्टोज। तो फलों की शर्करा क्या होती है, फ्रक्टोज। नेक्स्ट, सबसे मीठी शर्करा, वो फिर से क्वेश्चन आ गया, तो सबसे मीठी शर्करा कौन सी होगी, फ्रक्टोज होगी, सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज। ये कई बार आया एग्जाम में, इसको ध्यान देख के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वसा में विलीय विटामिन है। अब ये ध्यान देना, आपको इसका ट्रिक याद करके जाना, BCW
BCW, विटामिन बी, विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होते हैं, बाकी जितने भी होते हैं सब वसा में घुलनशील होते हैं। BCW याद करके जाना, BMW जैसे होता है ऐसे BCW होता है। विटामिन बी, विटामिन सी और डब्ल्यू मतलब वाटर में सॉल्युबल, बाकी जितने भी होते हैं सब किस में होते हैं, वसा में। तो विटामिन बी ये हमारा पहला आंसर गलत होगा, विटामिन B6 ये भी गलत होगा, विटामिन सी ये भी गलत होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या है, विटामिन के। नेक्स्ट आते हैं, वह विलयन जिसमें ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब समान ताप पर समान होता है। बेटा ये टेम्परेचर कांस्टेंट है और उनका परासरण दाब भी समान होगा, तो ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे, समपरासारी विलयन। ये आपने देखा होगा, ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं, समपरासारी विलयन। तो इनके लिए पाई 1 बराबर पाई 2 होता है, मतलब दो विलयनों का परासरण दाब हमेशा समान होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये ध्यान देना, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट टेम्परेचर या टेम्परेचर कांस्टेंट है और ये दो विलयनों के परासरण दाब इक्वल है, समान है, तो उनको बोलेंगे समपरासारी विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलीय विलयन में उच्चतम क्वथनांक किसका होगा। अब ये उच्चतम क्वथनांक वही वाला फिर क्वेश्चन आ गया है, क्वथनांक पूछे, हिमांक पूछे, परासरण दाब पूछे, तो इनके लिए आपको आई देखना है, केवल आई। तो NaCl के लिए आई का मान 2, यूरिया के लिए आई का मान 1, MgCl2 के लिए आई का मान 3, ग्लूकोज के लिए आई का मान 1। ग्लूकोज और यूरिया दोनों बेटा अवांशिक होते हैं, इनके लिए आई का मान हमेशा 1 होगा, इनको ध्यान देना। NaCl टूटेगा Na प्लस में Cl माइनस में, तो इसके लिए आई का मान 2। MgCl2 टूटेगा Mg2 प्लस में 2Cl माइनस में, तो इसके लिए आई का मान 3। इसका राइट आंसर क्या होगा, 0.001 कैपिटल एम ऑफ MgCl2। नेक्स्ट है बेटा, सोडियम क्लोराइड के 0.20 m जलीय विलयन के लिए क्वथनांक का मान निम्न हो सकता है। इसका बेटा Kb आपको दिया है 0 पॉइंट इतना और इसका 0.2 दिया है, तो आप यहाँ से डेल्टा टी भी आप निकाल सकते हैं। डेल्टा टी भी आप जब इसको निकालेंगे तो इसका जो फार्मूला होता है डेल्टा टी बी वाला, बेटा आपने देखा होगा क्या होता है, डेल्टा टी बी बराबर होता है Kb इंटू स्मॉल एम आपको दिया है, Kb आपको दिया है, आपको डेल्टा टी बी निकालना है। आप इसको आराम से निकालेंगे तो इसको राइट आंसर आपको सी दिखेगा, 100.2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बेटा, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2 जैसे हल्के ऑक्सीकरण एजेंट के साथ ऑक्सीकरण करने पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ध्यान देना, ये वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे Br2 दे दिए, H2 दे दे, या आपसे बेटा Tr दे दे मतलब टॉलरेंट एजेंट दे दे, या आपको Fs दे दे फेलिंग एजेंट दे दे। इनका जब भी ऑक्सीडेशन आप ग्लूकोज का कराएंगे तो बेटा ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड। ये जो सी, जो पहला कार्बन इसका C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H वाला होता है ना, ये COHO में आ जाता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाता है, और इसी को बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। तो इन तीनों रेजेंट का भी रिएक्शन याद करके जाना, चाहे फाइलिंग सोल्यूशन से पूछे, चाहे टर्निंग एजेंट से पूछे, चाहे Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2 से पूछे, ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण रिएक्शंस होती है, ठीक। और यदि HNO3 से करा दो, ध्यान से समझना, HNO3 भी ऑक्सीडेशन करता है, बट वो ग्लूकोसैरिक बनाता है, वो नीचे भी COOH कर देता है और ऊपर भी COOH कर देता है। तो ये HNO3 बेटा स्ट्रॉन्ग है ना, ये इसमें हल्का पूछा है। तो हल्के रेजेंट कौन कौन से होते हैं, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, या टॉलरेंट एजेंट, या फेलिंग सोल्यूशन। नेक्स्ट रिएक्शन है मोललता को व्यक्त किया जाता है। तो मोललता बेटा किस में व्यक्त किया जाता है, मोल पर किलोग्राम में। तो इसका राइट आंसर आपको दिख ही रहा होगा, मोल पर किलोग्राम। इसमें विलायक का भार लेते हैं, किस में लेते हैं, किलोग्राम में। फिर है बेटा, निम्न में किस आयन का मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 भी। मैग्नेटिक मोमेंट बेटा निकालने के लिए आपने देखा होगा म्यू बराबर √n+2, ये इसका बेटा होता है इंटू bm इसका बेटा होता है यूनिट होता है n√n+2 इंटू bm होता है बोहर मैग्नेटॉन। तो बोहर मैग्नेटॉन के लिए इसकी वैल्यू भी होती है NH/2π, तो उसको ध्यान दें, 4H/2π। अब इसमें आपको म्यू उसने दे दिया है, कह रहा है कि म्यू का मान 1.73 है। 1.73 म्यू कब आएगा उसको ध्यान से समझो, जब बेटा n की वैल्यू हम कोई पुट करें, मान लो n बराबर हम 1 ले लें, n बराबर 1 लेंगे तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, √1 + 2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3, तो √3 का मान कितना आएगा 1.73। मतलब आपको n बराबर 1 निकालना है। इन सभी जो आयन दिए में n बराबर 1 जिसका आएगा उसके लिए ही बोहर मैग्नेटॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना आएगा 1.73। तो बेटा वैनेडियम 3+ को देखो, वैनेडियम का परमाणु क्रमांक 23, 3+ लगा दिया, वैनेडियम 3+ में वैनेडियम 3+ लगा दिया है, तो मतलब 4s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो होगा 4s2 3d1 होगा, 3d3 होगा, और इसके ऊपर 3+, तो मतलब 2 यहाँ से निकलेगा, 1 यहाँ से निकलेगा, तो ये 3d2 आएगा। तो इसमें आगमित इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा।
क्रोमियम 3+ भी ऑप्शन गलत में आएगा, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे। Fe3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बेटा 5 आएंगे। टाइटेनियम 3+ को समझो, इसका एटॉमिक नंबर 22 होता है। अब टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या आएगा, 4s2 3d4, 4s2 3d4। अब इसके ऊपर 3+ लगाना है तो 2 चला जाएगा यस से, 4s2 3d2। अब 2 चला जाएगा यस से, 1 चला जाएगा डी से, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो वही हमारा एन आ जाएगा। तो एन बराबर 1 किसके लिए आ रहा है, Ti3+ के लिए। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, टाइटेनियम 3+। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, टाइटेनियम 3+। इसके लिए एन का मान कितना आएगा, 1, और एन का मान 1 आएगा, तो इसका जो बोहर मैग्नेट आयन आएगा म्यू बराबर √ क्या आएगा 3, और √3 का मान कितना आएगा 1.73। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जटिल यौगिक C1H3 का होल 6 Cl2 के विलयन में आयनों की संख्या। अब ये तो बेटा आपने वर्नर थ्योरी पढ़ा होगा। ये बेटा विलयन में डिसोसिएट होगा तो ये 2Cl- में आएगा, ये बाहर चला जाएगा तो ये बनेगा 2Cl-, तो ये बनेगा CONH3 का होल 6, और इसके ऊपर कितना प्लस चार्ज लगेगा 2+, और ये पर इधर से निकलेगा 2Cl-। तो 2 आयन माइनस वाले हो गए, 1 आयन हो गया पूरा कंपाउंड वाला, तो टोटल कितने आएंगे 3। तो CONH3 का होल 6 2+ में आयनों की संख्या कितनी आएगी 3। ठीक, ये रहे आपके टोटली 60 क्वेश्चंस। आप इनका अच्छे से रिवीजन करिए। वीडियो को आप अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों की तैयारी हो सके। आप आराम से क्वेश्चंस को देखिए, पूरा सभी क्वेश्चन को समझिए, एक्सप्लेनेशन भी समझिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसको देख सकें। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोगों का है, सोमवार को हम सब मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोगों का आने वाला है, आप लिंक से जुड़े रहिए ग्रुप से। आपको जो उसका जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिल जाया करेगा। तब तक के लिए आप सब अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी वेरी